हेलो दोस्तों, हम लोगों ने जो है आर्टिकल 315 जो कि यूपीएससी और फिर उसके बाद पीटी में क्वेश्चन आते हैं इसमें से 300 आर्टिकल 315 से। तो यहाँ तक आर्टिकल 320 यहाँ तक हमने कर लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ पे जाएंगे जो कि आपका है आज का यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता का प्रावधान क्या है। तो संविधान लोक सेवा आयोगों को एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोग बनाने का प्रावधान करता है। जो संविधान है वो लोक सेवा आयोग को एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोग बनाने का प्रावधान करता है, जिससे क्या होता है कि ये आयोग राजनीतिक हस्तक्षेप से जो होता है मुक्त होकर निष्पक्ष कार्य कर सके। तो ऐसा क्या करता है, संविधान बनाता है। संविधान आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए जो प्रावधान देता है वो निम्नलिखित हैं। जैसे जो संघ लोक सेवा आयोग के जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। सेकंड नंबर है कि आयोगों के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों एवं भत्तों में जो कार्यकाल के दौरान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितने भी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनके सेवा शर्तों में जब उनके कार्यकाल चल रहा होता है तो उस समय कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। थर्ड है संघ लोक सेवा की शर्तों का जो निर्धारण होता है। संघ लोक सेवा में जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी शर्तों का निर्धारण जो होता है वो राष्ट्रपति करता है, और राज्य लोक सेवा में अध्यक्ष और सदस्य की जो शर्तों और सेवा का निर्धारण होता है वो राज्यपाल करता है। फिर है चौथे नंबर पर जो अध्यक्ष एवं सदस्यों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की पुनर्नियुक्ति नहीं है। जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनको क्या है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार में जो है पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उनको कुछ मामले में जैसे आयोगों के सदस्य और अध्यक्ष जो हैं उनको कुछ मामलों पर दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों पर हो सकती है। जैसे अगर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है तो वो किसी पद पर भी नियुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसका सदस्य जो है संघ लोक सेवा का तो यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा नंबर है अगर राज्य लोक सेवा का कोई अध्यक्ष है तो वो दूसरे राज्य के लोक सेवा का अध्यक्ष बन सकता है और यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है। यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष भी बन सकता है। तीसरा है संघ लोक सेवा का सदस्य जो होता है, मतलब राज्य लोक सेवा का जो सदस्य होता है वो किसी दूसरे राज्य का सदस्य बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। फिर आता है भाग 15 निर्वाचन। निर्वाचन जो है आर्टिकल 324 से 329 तक आता है, जिसमें आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को रखा गया है। 1950 से 1989 में निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्य होते थे। फिर उसके बाद 1989 से 1990 में बहुसदस्यीय व्यवस्था हो गई। फिर 1990 से 93 तक बहुसदस्यीय व्यवस्था खत्म हो गई थी। फिर 1993 से बहुसदस्यीय व्यवस्था चलने लगी। इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। एक पार्ट में एक अध्यक्ष होता है और एक दो सदस्य होते हैं। इलेक्शन कमीशन में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। जिसमें जो अध्यक्ष होता है इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष यानी कि 65 वर्ष होता है, जो कि संविधान में वर्णित नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है तो गलत है, क्योंकि संविधान के अनुसार नहीं होता, संविधान में वर्णित नहीं है। ये जो दो सदस्य होते हैं इन्हें निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। हटाया जाना मतलब इनको अध्यक्ष को और सदस्य को कैसे हटाया जाता है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि अध्यक्ष होते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति हटाया जाता है, जो कि आपको पता होगा कि संसद के विशेष बहुमत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं हटाए जाते हैं। फिर है इलेक्शन कमिश्नर जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो राष्ट्रपति द्वारा सीईसी माने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ये सदस्य जो हैं हटाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है
सेवा शर्तों, ये जो सेवा शर्तें हैं संसद कानून बनाकर तय करता है तथा राष्ट्रपति जो है निर्धारित करता है। इनका जो अध्यक्ष का और सदस्यों का सेवा शर्त होता है। फिर है निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग का कार्य होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों का संचालन, नियंत्रण एवं अधीक्षण करना। दूसरा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल के लिए मतदाता सूची को अद्यतन यानी कि अपडेट करने का नियंत्रण, संचालन आदि करना। तीसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से कर्मचारी की मांग करना, और ये जो है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल कर्मचारी देने के लिए बाध्य होंगे। पांचवा है चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा करना, बट चुनावों की तिथियों का निर्धारण जो होता है वो राज्यपाल तथा राष्ट्रपति जो है इलेक्शन कमीशन के परामर्श पर करता है। निर्वाचन आयोग के चुनाव की तिथियों का निर्धारण जो होता है वो किया जाता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14-15 में, जो कि RPA 1951 जिसे बोलते हैं। फिर है निर्वाचन आयोग का अन्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, डेलिमिटेशन, इंग्लिश में परिसीमन बोलते हैं डेलिमिटेशन को। सातवां है राजनीतिक दलों का पंजीकरण राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल की मान्यता देना। आठवां है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना एवं ऐसे विवाद को निपटाना। नौवां है चुनाव संबंधी विवाद के समाधान हेतु अधिकारी नियुक्त करना। फिर चुनाव रद्द करना, पुनर्निर्वाचन करने की घोषणा करना। बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव कराना, जब कार्यकाल के बीच किसी का डेथ हो जाए तो उस समय जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं, बाई इलेक्शन कहते हैं। मध्यावधि चुनाव यानी कि मिड टर्म इलेक्शन, अगर कार्यकाल से पहले लोकसभा भंग हो जाए तो इस चुनाव को मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं, ये भी निर्वाचन आयोग करवाती है। राष्ट्रपति को संसद सदस्यों की अयोग्यता हेतु परामर्श देना, कि संसद सदस्य जो हैं वो अयोग्य हैं, इनको परामर्श देता है निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को। फिर राज्यपाल को विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता हेतु परामर्श देना। निर्वाचन आयोग की जो समीक्षा है इसमें कहा गया है 1990 से पहले जो भारत में इलेक्शन कमीशन की भूमिका थी वो बहुत प्रभावशाली नहीं थी। 1990 के पहले भारत में निर्वाचन आयोग की जो भूमिका थी वो बहुत प्रभावशाली नहीं थी, किंतु TN शेषन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के पश्चात आयोग की भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन आया है। TN शेषन के बनने के पश्चात इससे पहले हिंसा विहीन चुनाव कराना लगभग संभव नहीं था, किंतु अब चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चलाए जाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाने में इलेक्शन कमीशन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। यद्यपि अभी इलेक्शन कमीशन के पास कुछ शक्तियां कम हैं, जैसे वह राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता है। जो राजनीतिक दल हैं उनका पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता निर्वाचन आयोग, और चुनाव आचार संहिता तो लागू कर देता है, बट उस दंड देने का अधिकार उसको नहीं है। इन सीमाओं के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संबंध में प्रभावी भूमिका निभाई है। यदि इसे और शक्तियां सौंपी जाएं तो यह अपनी भूमिका को और प्रभावशाली भूमिका में निभा सकता है। आर्टिकल 325 जो कि कहता है कि लोकसभा, संसद और विधानसभा, विधानमंडल, इनके लिए अलग अलग मतदाता सूची होगी, जो कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने ना करने के लिए जो है कौन योग्य है कौन अयोग्य है ऐसा नहीं माना जाएगा। मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी को योग्य और अयोग्य नहीं माना जाएगा, बल्कि खाली संसद और विधानमंडल के अलग अलग मतदाता सूची होंगे। तो ये हो गया आपका निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 325। फिर आर्टिकल 326 है। इसमें क्या है, वयस्क व्यक्ति जो हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार है वो है अब 18 वर्ष की आयु में,
जो कि संशोधन किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1998। मूल संविधान में था 21 वर्ष, जो कि चेंज हो गया है। तो ये 61वें संविधान संशोधन से चेंज हो गया है। फिर है लेक्चर नंबर 40, राजनैतिक दलों को के मान्यता का प्रावधान। मतलब कौन से राजनीतिक दल को हम मान्यता देंगे, किस स्तर पर। तो राष्ट्र स्तर के दल हो गए और राज्य स्तर के दल हो गए। राज्य स्तर के दल के लिए लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें पानी चाहिए और लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से न्यूनतम 6% मत अनिवार्य है। देखो, जब जो राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा देते हैं, या तो लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें हों और लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से न्यूनतम 6% मत मिला हो, या तो कम से कम 3 राज्यों में किसी दल के को लोकसभा की सीटों का न्यूनतम 2% सीट जो है जीता हुआ हो, या फिर तीसरा नंबर है 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला हो, तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दल निर्धारित कर देते हैं। मतलब राष्ट्रीय स्तर का दल तभी निर्धारित करते हैं जब लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटें हों और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से न्यूनतम 6% मत मिले हों। दूसरा है कि 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तर का दल का दर्जा मिला हो। फिर तीसरा है या तो कम से कम 3 राज्यों में किसी दल को लोकसभा की सीटों का न्यूनतम 2% सीट जीता हो। राज्य स्तर के दल का दर्जा तब देते हैं जब राज्य विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 6% वोट, साथ ही 2 सीटें विधानसभा क्षेत्र की जीती हों। राज्य विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 6% वोट हो, साथ ही 2 सीटें विधानसभा क्षेत्र की जीती हों। या लोकसभा के चुनाव में राज्य के वैध मत से 6% वोट हो, या लोकसभा में 1 सीटें जीती हो। तीसरा, संबंधित राज्य विधानसभा में 3% सीटें जीती हों, या विधानसभा में 3 सीटें जो है आधा हो। फिर है चौथा, आवंटित 25 सीटों में 1 सीट जीती हो राज्य में। उन्हें अगर 25 सीट हैं तो 1 सीट जीता ही होना चाहिए, तभी राज्य स्तर के दल का दर्जा मिलेगा। फिर पांचवा, विधानसभा के लिए लोकसभा के चुनाव में राज्य के कुल मत का 8% प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक दलों की विशेषताएं। 1967 तक एक ही राजनीतिक दल भारत में था। 1967 के बाद बहुदलीय राजनीति की शुरुआत हुई। राज्यों एवं केंद्र के गठबंधन सरकार के निर्माण से दल बदल दोष उत्पन्न तथा राजनीति में गिरावट आई। भारतीय राजनीतिक दलों में विचारधारा के आधार पर राजनीति करने की इच्छा शक्ति का अभाव और अवसरवादिता की वृद्धि हुई। भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण जैसी बुराइयां राजनीति में तीव्र गति से बढ़ी। राजनीति में अनुशासन एवं नैतिकता में पतन हुआ। प्रभावी विपक्ष का अभाव हो गया और अपारदर्शी राजनीति व्यवस्था आ गई। इस प्रकार भारत में राजनीति में बुराइयां अधिक बढ़ती जा रही हैं, इसलिए विशेषताओं का स्थान होता जा रहा है। भाई भतीजावाद, वंशवाद जैसी बुराइयों ने अधिक राजनीतिक संकीर्णता को जन्म दिया है। अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ है, इसलिए कभी कभी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के मध्य संघर्ष भी पाया जाता है। क्षेत्रीय दल संकीर्ण आधारों पर भूमिका निभाते हैं, वे राष्ट्रीय हित को व्यापक महत्व नहीं देते, इसलिए कभी कभी गंभीर समस्या है, गंभीर राजनीति का रूप धारण कर लेता है। गंभीर राजनीति का रूप धारण कर लेता है। प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह। दबाव समूह सामान्यतः हित समूह है जो किसी विशेष समय में सरकार या राजनीतिक दलों पर
दबाव निर्मित करने का कार्य करते हैं, जिससे उनके हितों की उपेक्षा ना हो अथवा उनके हितों के विरुद्ध कोई कार्य ना हो सके। हित समूह सामान्यतः वह समूह है जो समान हितों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे छात्रों का समूह, महिलाओं का समूह, व्यापारियों का समूह, उद्योगपतियों का समूह, किसानों का समूह, जाति आधारित समूह। ये सारे समूह क्या करते हैं, सरकार पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। इस सरकार ने छात्रों के खिलाफ कोई काम कर दिया गलत, तो छात्रों का समूह क्या करता है, उनको तुरंत पकड़ लेता है। मतलब सरकार से क्वेश्चन प्रश्न पूछने लगते हैं, जिससे सरकार पर दबाव बन जाता है और सरकार उस नियम को हटा लेती है। इसके प्रभाव क्या हैं? यदि हित समूह प्रभावशाली है, तभी वे प्रभावशाली दबाव समूह के रूप में परिवर्तित हो पाते हैं। जैसे उद्योगपतियों का हित समूह एसोचैम हो गया, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम आदि। यदि हित समूह प्रभावशाली नहीं है, तो वे प्रभावशाली दबाव समूह के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते, अर्थात कमजोर हित समूह कमजोर दबाव समूह का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप वे सरकार और राजनीतिक दलों पर अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसे किसानों का हित समूह। दबाव समूह के साधन लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है सत्ता में बैठे लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करना। जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उन्हें अपने पक्ष में कर लोगे तो दबाव थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा सरकार पर। इलेक्शनियरिंग। लॉबिंग मतलब होता है कि सत्ता के जो हैं लोग उनको अपने पक्ष में कर लेना। इलेक्शनियरिंग मतलब होता है निर्वाचन को प्रभावित करना, जिससे उनके प्रतिनिधि या उन्हें समर्थन करने वाले लोग चुनकर पहुंच चुके हैं। जैसे क्या करते हैं इलेक्शनियरिंग में, अपने ही किसी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे पैसा देकर, तो जिससे और उन्हीं का समर्थन जो करने वाले रहेंगे उन्हीं को खड़ा कर देंगे, तो जो जीतेंगे तो जीतने के बाद उन्हीं की तो सुनेंगे दबाव समूह की। तो ये होता है इलेक्शनियरिंग के द्वारा। प्रोपोगेंडा। अपनी मांगों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, तो प्रोपेगेंडा हो जाएगा। बहस। अपनी मांगों का प्रचार प्रसार करना, टीवी के माध्यम से, रेडियो स्पेशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो दबाव समूह उपयुक्त साधनों के अतिरिक्त कभी कभी गैर कानूनी साधनों का भी प्रयोग करने लगते हैं। जैसे क्या करता है, हड़ताल करना, हिंसा करना, सड़क जाम करना, बंद का आह्वान करना, ट्रेन रोकना इत्यादि। ऐसा आचरण जो है त्याग देना चाहिए। ऐसा आचरण क्या करना चाहिए, दबाव समूहों को त्याग देना चाहिए। ठीक है। फिर आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके तहत दो कानून आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आरपीए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, इसके तहत दो कानून आते हैं, आरपी 1950, आरपी 1951। आरपी 1950, इसका निर्माण निम्नलिखित कारणों से किया गया था। पहला तो मतदाता सूची तैयार करने में, दूसरा परिसीमन करने में, तीसरा लोकसभा में सीटों का बंटवारा, चौथा विधानसभा या विधान परिषद में सीटों का बंटवारा। तो 1950 जो आया था अधिनियम आया था, वो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सीटों का बंटवारा के लिए आया था, मतदाता सूची तैयार करने के लिए आया था और परिसीमन करने के लिए आया था। परिसीमन क्या होता है, डेलिमिटेशन। जनसंख्या की असंतुलित वृद्धि या प्रवास आदि के कारण निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा घटाई या बढ़ाई जाती है। इसे परिसीमन कहा जाता है। परिसीमन का अधिकार निर्वाचन आयोग को है, किंतु निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की सिफारिश पर ऐसा करता है। परिसीमन आयोग का गठन संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। परिसीमन का आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। इस प्रकार यह एक संवैधानिक आयोग है। तो परिसीमन आयोग कैसा आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका पदेन अध्यक्ष होता है। जो परिसीमन आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब जब पद पर बैठता है तो अध्यक्ष हो जाता है और पद से हट जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त रहते हैं या राज्यों के 2 या 2 से अधिक प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं परिसीमन आयोग के।
परसिमन आयोग राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश करता है। इसकी सिफारिश कानून की भांति बाध्यकारी होती है। यद्यपि इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु संसद ना तो इसमें संशोधन कर सकती है और ना ही इसे न्यायालय में चुनौती दे सकती है। आरपीए 1951 के उद्देश्य। 50 के उद्देश्य क्या थे? मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटों का बंटवारा और परसीमन करना। 1951 का उद्देश्य क्या है? संसद सदस्यों और विधानमंडलों के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के विषय में जो निर्धारण करती है 1951 में है। निर्वाचनों की अधिसूचना जो है वो 1951 में है। तारीख की घोषणा द प्रेसिडेंट करता है। निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन अधिनियम निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी का काम करता है। आरपीए 1951 में है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण का काम आरपीए 1951 में है। प्रत्याशियों का नामांकन भी इसी में है। निर्वाचन की प्रक्रिया, मतों की गणना, परिणामों के प्रकाशन, निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी याचिका, भ्रष्ट आचरण एवं उपचुनाव। मतलब कि मतदाता, परसीमन और लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को सीटों का बंटवारा, इन चारों को छोड़ के सारे 1951 में है। राइट टू वोट धारा 62 में है। जिस व्यक्ति का नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है वह वोट देने का हकदार होगा। यदि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के अनुसार अयोग्य है तो वह नहीं कर सकेगा। क्या? मतदान नहीं कर सकेगा। कोई व्यक्ति आम चुनाव में समान वर्ग के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोट नहीं देगा। यदि वह ऐसा करता है तो उसके वोट सभी निर्वाचन क्षेत्र में शून्य होंगे। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनाव में एक व्यक्ति एक बार से अधिक मतदान नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उसके सभी वोट शून्य हो जाएंगे। 5वां, यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है या कारावास की सजा भुगत रहा है या अन्य कारण से कारावास में है तो वह वोट नहीं देगा। किंतु निवारक निरोध कानून के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के लिए यह लागू नहीं होगा। आशंका, निवारक निरोध माने होता है कानून जो कि आशंका के आधार पर पुलिस पकड़ ले तो क्या होता है, एक जो है अगर आशंका है खाली तो निरुद्ध व्यक्ति जो कि भी अपराधी नहीं है, बस आशंका है, तो उसको वोट देने का अधिकार दे सकता है पुलिस। तो ये हो गया राइट टू वोट जो कि 1951 की धारा में ही है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रावधान। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।